Hello, Beta ji. As you are familiar, we were discussing the chapter Contemporary South Asia, and we have already discussed about the Pakistan and the political structure and political okay up and downs and role of military in Pakistan. Then afterwards we have discussed everything about Bangladesh, and today's video we are going to discuss about the two countries, those are Nepal and Sri Lanka. Let's begin with the Sri Lanka. Monarchy and democracy in Nepal. Sorry, let's begin with the country Nepal. Monarchy and democracy in Nepal. बेटा जी, नेपाल जो है वहाँ पे राजा का रूल रहा है हमेशा पास्ट में. ओके. एंड इट वाज आल्सो हिंदू किंगडम. पहले हिंदू किंगडम था, अब सेकुलरिज्म. बहुत सालों से कॉन्स्टिट्यूशनल. पहले तो बिल्कुल ही मोनार्की थी कि द किंग वाज अबव द लॉ. ठीक है, कोई भी लॉ उसको सज़ा नहीं दे सकता. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई मॉडर्न पीरियड में. और इस टाइम पे ठीक है क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज और कॉमन पीपल जो थे नेपाल में वो चाहते थे कि सिस्टम जो है और ओपन और ट्रांसपेरेंट हो और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए. ठीक है. सो किंग जो था, बट उसने आर्मी की हेल्प से क्या किया कि पूरा कंट्रोल हाथों में, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, और अपनी पावर जो था वो छोड़ना नहीं चाहता था. इसलिए डेमोक्रेसी रिस्ट्रिक्टेड रही, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ पहले. अब क्या हुआ है, किंग ने जो है डिमांड एक्सेप्ट कर ली है. कौन सी? न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 1990 में फ्रेम हुआ. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मूवमेंट चले और किंग को डिमांड माननी पड़ी. अब इस वीक में जो ये हवा चली स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो सेटअप हो गई. बट दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बहुत कम टाइम रहा और ट्रबल वाला पीरियड रहा. यानी कि स्मूथली काम नहीं कर पाई, उसके लिए मुश्किलें और बहुत कम समय तक. अब ड्यूरिंग 90s में क्या हुआ, मॉइस्ट मॉइस्ट ये बेटा एक्चुअली चाइना बेस्ड है, माओ की गवर्नमेंट. तो ये जो थी मॉइस्ट नेपाल में सक्सेसफुल रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस फैलाने में. ओके. नेपाल के काफ़ी पार्ट में. और ये जो थे मॉइस्ट, मैंने बोला ना बेसिकली दीज मॉइस्ट आर फ्रॉम द चाइना. तो आर्म इंसर्जन में ये ट्रस्ट करते थे, यानी कि हथियारों बंद से लड़ाई करनी और हथियारों पे वायलेंट वे से यू कैन से. और ये राजा के अगेंस्ट और रूलिंग एलिट जो खास वर्ग है जो शासन कर रहा था उनके अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया है आर्म्ड. ओके. और इस तरह से वायलेंट, अब जब हथियारों से लड़ाई मॉइस्ट ग्रुप ने की, माओ ने की, तो क्या हुआ, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. ठीक है, हिंसा भरा, जिसको हम लोग कहते हैं विद्रोह. किन के बीच में? मॉइस्ट गुरीला और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग, राजा की जो सेनाएं हैं और मॉस के गुरील जो थे. अब ये जो थे थोड़े टाइम के लिए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो गया. तीन जने हो गए. कौन? एक तो राजा, राजा की आर्मी है. दूसरे डेमोक्रेटिक जो पीपल क्या थे, पीसफुली स्ट्रगल कर रहे थे, डेमोक्रेट्स. ओके. जो डेमोक्रेसी की फेवर में थे, बट दे वर स्ट्रगलिंग इन अ पीसफुल वे. और तीसरे हो गए कौन? ट्रायंगुलर में वी वर डिस्कसिंग द. ठीक है बेटा, ये देखिए जी, ये है ट्रायंगुलर और यहाँ पे है किंग. टॉप पे आप लगा लो. ओके. किंग. एंड दूसरी तरफ हो गए माओ, जो है टोटली बिलीव इन द आर्म्ड रिबिलियन. और थर्ड हो गए पीसफुल डेमोक्रेट. ओके. ये ट्रायंगुलर था, स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या किया कि किंग ने 2002 में
अबॉलिश कर दिया पार्लियामेंट को, और जो गवर्नमेंट थी उसको भी डिसमिस कर दिया, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी 2002 में ख़त्म कर दी गई, जो थी नेपाल में। ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग अप्रैल 2006। 4 साल बीत गए ऐसे ही, 2002 में ख़त्म कर दी किंग ने। अब आफ्टर 4 ईयर अप्रैल 2006 में क्या हुआ, यहाँ पे कंट्री में मैसिव क्या थी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चला बहुत ज़्यादा, और डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे अविरोध कि डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फर्स्ट मेजर विक्ट्री भी मिली है। किंग को मजबूर होना पड़ा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा रिस्टोर करे, और जो थी उसने डिसॉल्व कर दी थी क्या, अब बेटा जी देखिए जी, किंग को मजबूर होना पड़ा है और उसने रिस्टोर कर दिया है दोबारा से गवर्नमेंट को। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे स्ट्रगल होने शुरू हो गए हैं थ्रू आउट द कंट्री। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए तो उसने क्या है, जो 2002 में डिसॉल्व कर दी थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसको दोबारा से मान लिया है 4 साल बाद रिस्टोर। इसके अलावा नॉन वायलेंट मूवमेंट चले हैं 7 पार्टी अलायंस, SPA, ठीक है। और ये जो थे 7 पार्टी अलायंस, द मॉइस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट, ये हैं यहाँ पे। अब नेपाल में ट्रांजैक्शन हो गया, क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। नेपाल जो है एक यूनिक मूवमेंट चला, इसकी अपना एक इतिहास है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी नेपाल के लिए। और सम सेक्शन जो थे नेपाल में थॉट कि उन्होंने सोचा कुछ एक सेक्शन ने कि नॉमिनल मोनार्की जो है होनी ज़रूरी है नेपाल में, ताकि जो पास्ट के साथ जो एक पास्ट ट्रेडिशन है राजा का वो भी बना रहे, लिंक एक जुड़ा रहे। मॉइस्ट ग्रुप जो था वो अब सबके साथ मिल गया है, सबका कहना उसने मान लिया है कि वो आर्म्ड रिबिलियन यानी कि हथियारों के साथ संघर्ष नहीं करेगा, नॉन वायलेंट वे से करेगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शनिंग, ये जो थे अब चाहते थे कि बहुत तेज़ी से जो सामाजिक और आर्थिक रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है, कंट्री का, जिसको दोबारा से निर्माण होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और ये संविधान में हो। अब यहाँ पे ऑल द पार्टीज, ठीक है, इन द SPA जो थी, SPA यानी कि 7 पार्टी अलायंस में सारी की सारी पार्टीज जो थी वो एग्रीड नहीं थी इस प्रोग्राम पे। मॉइस्ट और जो थे कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टी वो चाहते थे, वो जो थे इंडियन गवर्नमेंट पे शक करते थे उसके रोल, ठीक है, जो भी रोल था, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी, जिसको कह लो एक सस्पेक्ट और संदेह, ये जो थी 2008 में नेपाल जो था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, फिर अबॉलिश हो गया, ठीक है, आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया, और 2008 में नेपाल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। फिर दोबारा से इसका कॉन्स्टिट्यूशन न्यू बना, कब, 2015 में, ठीक है बेटा। कब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने पीछे कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इन्होंने अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द नेपाल, वो हमने कैसे डेमोक्रेटिक, ठीक है, रूल एस्टेब्लिश हुआ, ये सब किया है। और इसमें एक बात मैं
आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, इंडिया का साइज उनके सामने बड़ा ज़्यादा ह्यूज और बिग है। इसलिए ये सारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के लिए एक सस्पेक्ट, एक शक, एक सस्पेंशन का माहौल रखते हुए अपना ही नुकसान करती है हमेशा। गेटिंग माई थिंग, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेट्स मूव टू द अदर कंट्री। नेपाल का हमने कर लिया डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू द मूव टू द साउथ। साउथ में हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। हम उसके बारे में अब करने जा रहे हैं। श्रीलंका जो है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आई इंडिपेंडेंस से ही, ठीक है। 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, ये भी ब्रिटिशर्स के अंदर था। और यहाँ पे जो है सीरियस चैलेंज था कि क्या है सीरियस चैलेंज, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की। यहाँ पे मिलिट्री और मोनार्की की तरफ से सीरियस चैलेंज नहीं था। क्या था बेटा जी, यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यू कैन से एथनिक कंपोजिशन इनकी जो थी। अब ये ध्यान से समझ लो बेटा, आप लोगों ने 10th में भी चैप्टर किया है पावर शेयरिंग, उसमें आया हुआ है, फिर भी आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। यहाँ पे जो थी, एक तो सिन्हला, ठीक है, सिन्हला थे, हैं सॉरी, और दूसरे हैं तमिल। अब तमिल जो है यहाँ पे दो तरह के, एक तो इंडियन तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल। ओके, इंडियन तमिल वो है जिनको ब्रिटिशर्स, मैंने बताया ना कि श्रीलंका भी ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिशर्स का कब्जा था और इंडिया पे भी। तो ब्रिटिशर्स जो थे प्लांटेशन पे वर्कर के रूप में तमिलनाडु से जो थे इंडेंचर्ड लेबर बनाकर सिलोन, इसका श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, वहाँ ले जाते थे। अब वहाँ पे जब इंडियन तमिल गए तो उनको श्रीलंका में ही रहना, बस वहीं पे बस के रहते अपना कंट्री मान लिया। अब जब इंडिपेंडेंट हो गया तो सिन्हला कम्युनिटी जो थी वो जो थी मेजॉरिटी में थी, ठीक है, मेजॉरिटी सिन्हला कम्युनिटी। ओके, अब इन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी में जो थी उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। अब उन्हीं ने सिन्हला के फेवर में सारा सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। सिन्हला जो थे बौद्ध रिलीजन में बिलीव करते थे, तो बौद्ध रिलीजन को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। मोर ओवर गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में, हर जगह सिन्हला को ही प्रेफरेंस और सिन्हला को ही रखते थे। तमिल्स जो थे इग्नोर्ड, और इसीलिए यहाँ पे लिट्टे चला। और यहाँ पे जो था ये क्या, फिर सिविल वॉर हुई। ओके, अब ये क्या हुआ यहाँ पे डिटेल में हम लोग कर लेते हैं कि आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस श्रीलंका जो था, पहले जो था इट वाज नोन एज सिलोन। ये जो था डोमिनेटेड था, कौन सी, रिप्रेजेंटेड सिन्हला, और उन्हीं की इंटरेस्ट में इन्होंने काम किया। अब ये जो थे देवर हॉस्टाइल टू द लार्ज नंबर ऑफ द तमिल हु हैड, तमिल्स जो थे जो इंडिया से माइग्रेटेड होके गए थे और वहाँ से काम कर रहे थे, और आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपना जो घर बना लिया था उसको छोड़ना नहीं, ठीक है, उनको पसंद नहीं था, इसलिए वहीं पे सेटल हो गए उनके अगेंस्ट, ठीक है। अब सिन्हला जो थे वो नेशनलिस्ट थॉट कि श्रीलंका जो है वो तमिल्स को कोई कंसेशन नहीं देगा। मैंने पहले कहा ना, गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिर्फ सिन्हला, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई में भी सिन्हला, वो कह रहे थे कि ये जो है एलियन मतलब फॉरेनर, विदेशी, तमिल्स का कंट्री नहीं है ये। ओके, और ये कंट्री है ओनली सिन्हलास पीपल का है। तो उन्होंने तमिल को टोटली निगलेक्ट कर दिया, इसलिए वहाँ पे जो है वायलेंस वहाँ हुई, सिविल वॉर वहाँ पे हुई। ओके, तमिल जो थे उसको अपना कंट्री मानते थे श्रीलंका को। वैसे भी तमिल दो तरह के थे श्रीलंका में, इंडियन तमिल और श्रीलंका के भी, ठीक है, श्रीलंकन तमिल। बट 1983 में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। ओके, इन्होंने अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, आर्म्ड रिबिलियन, आर्म्स, अपनी आर्मी बना ली है, डिमांड कर दी तमिल्स के लिए सेपरेट
कंट्री की, और ये जो थी तमिल इल्लम कंट्री बनाने के लिए अपना सेपरेट कंट्री, ठीक है, फॉर द तमिल। लिट्टे ने जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। ये है गॉट माई थिंग। अब ये समझ लो ये है श्रीलंका, ऐसे ही है ना बेटा, ऐसे ही है श्रीलंका। तो नॉर्थ यानी कि ऊपर, ईस्टर्न मतलब कि इधर ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ओके, ये है श्रीलंका। और नॉर्थ ऊपर और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे अपना पूरा का पूरा उन्होंने डिमांड कर दी है कि हमें ये अपना सेपरेट, जहाँ पे मेजॉरिटी थी तमिल्स की, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में अपने लिट्टे पूरा का पूरा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम के कंट्रोल में था और उसको अपना कंट्री बनाना चाहते थे सेपरेट। अब श्रीलंका के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंडियन ओरिजिन के पीपल थे वहाँ पे, और प्रेशर तमिल पीपल जो थे इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि तमिल जो रहते हैं उनके रिश्तेदार रिलेटिव श्रीलंका में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बड़ी कोशिश की बातचीत के थ्रू श्रीलंकन गवर्नमेंट से तमिल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बट 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई है श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन पे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक अकॉर्ड पे साइन किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, और कहा है कि श्रीलंका में इंडिया अपनी आर्मी भेजेगा किनको सप्रेस करने के लिए, जो तमिल, ठीक है, यू कैन से टेररिस्ट है, रेडिकल है उनको, और स्टेबलाइज करेगा रिलेशन श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ। इवेंचुअली इंडियन आर्मी जो थी got into the flight with Litte, and presence of Indian troops was also not liked by the Sri Lankan। अब इंडियन आर्मी तो गई, लिट्टे के लिए सिरदर्दी बनी, बट श्रीलंका के लोगों को भी पसंद नहीं थी इंडियन आर्मी आई। उन्होंने देखा कि ये एक अटेम्प्ट है इंडियन गवर्नमेंट का हमारे इंटरनल अफेयर में घुस गया है, वो हमारे अंदर, ठीक है, दूसरे की मिलिट्री आ गई कब्जा। जबकि इंडिया जो था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1989 में श्रीलंका से क्या है काफ़ी हद तक उन्होंने लिट्टे को ख़त्म किया, बट पूरी तरह से अपना एम अचीव किए बिना वो वापस आ गई है, जब श्रीलंका के लोग ही उसको सस्पेक्टेड आई से देख रहे हैं। श्रीलंकन क्राइस जो है वो वायलेंस जो है लिट्टे की वो रही है। इंटरनेशनल जो थे एक्टर्स यहाँ पे काफ़ी जो थे, पर्टिकुलरली स्कैंडेवियन कंट्री, स्कैंडेवियन बेटा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारे कंट्री को स्कैंडेवियन कंट्री कहते हैं। इन्होंने वार्निंग दी है, ठीक है। नॉर्वे, आइसलैंड ट्राई टू ब्रिंग द वार्निंग ग्रुप बैक टू द नेगोशिएशन, बातचीत पे, कि इतना ज़्यादा वायलेंस और मिलिट्री थ्रेट नहीं, बातचीत। फाइनली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हुआ और लिट्टे वैनिश्ड, एकदम गायब, ख़त्म कर दिया गया है 2009 में। इतना ब्रूटल किलिंग किया गया है लिट्टे में, जो शामिल थे उनके छोटे छोटे बच्चों को भी मैसेकर कह लो, बहुत इंसानियत जिसको कह लो, ये हुआ मैसेकर, और ये ख़त्म होगी लिट्टे। अब श्रीलंका के साथ जो है ठीक कॉन्फ्लिक्ट थे, बट श्रीलंका ने सिविल वॉर के बावजूद कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ किया, रिकॉर्ड लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया से भी ज़्यादा यू कैन से इसका अच्छा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट। श्रीलंका जो था वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री था जो सक्सेसफुल रहा है अपनी रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। अब इंडिया की पॉपुलेशन देखो जी, चाइना से भी ज़्यादा होगी है, विच इज़ हार्मफुल, और आई थिंक आई एम इन फेवर कि इंडिया को भी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई लॉ बनाना चाहिए, विच इज़ एट प्रेजेंट प्राइम प्रायोरिटी होना चाहिए। फर्स्ट कंट्री जो है रीजन में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन,
श्रीलंका जो था वो पहला कंट्री था एशिया में, और इसकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत जीडी हाई है, और जीडीपी भी इंडिया के कंपैरेटिवली तो बहुत एशिया में हाईएस्ट। फॉर मैनी ईयर राइट थ्रू द सिविल, चाहे वो कितनी देर तक, कितने सालों तक सिविल वार रही, और इस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद ये वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है। ये तो हमने 2 कंट्रीज डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज़ नेपाल एंड श्रीलंका। अगर हम लोग एक और कंट्री डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ हमारे लक्षद्वीप के साथ है मालदीव। मालदीव जो है संस्कृत के 2 वर्ड से बना है, माला एंड द्वीप, गार्लैंड, ठीक है, माला मीन्स गार्लैंड, द्वीप मीन्स आइलैंड। ओके, ये है लिटरल मीनिंग इसका, संस्कृत के वर्ड से बना है। मालदीव में सल्तनत का रूल रहा है काफ़ी देर तक, ओके, काफ़ी समय, और ब्रिटिश के फिर प्रोटेक्टोरेट रहा है 1887 में यहाँ पे, और इंडिपेंडेंस मिली है इसको 1965 में इंडिया के, ठीक है, बाद मिली है इसको इंडिपेंडेंस। फिर ये रिपब्लिक बन गया है 1968 में। इब्राहिम नासिर जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव के, और ममून अब्दुल गयूम ये जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, बाद में ये बने हैं, इब्राहिम नासिर के बाद बने हैं ममून अब्दुल गयूम। अब ममून जो थे वो डोमिनेट कर लिया उन्होंने पॉलिटिकल सीन को मालदीव के पूरी तरह से 30 साल तक। अब उनके अगेंस्ट वाइड स्ट्रैप बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो और उनकी गवर्नमेंट काम कर रही थी लोगों को पसंद नहीं था। इसलिए रिफॉर्म्स जो थे इनिशिएट किए गए, नए कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जो एग्जिस्टेंस में आया 2 अगस्त 2008 में। फर्स्ट एवर पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए मालदीव्स में, और मल्टी कैंडिडेट मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया अक्टूबर 2008 में, और नशीद जो है वो प्रेसिडेंट बने। ये देखिए जी बेटा, ये है हमारा इंडिया, ओके, ये है मालदीव, मैंने बोला ना लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है हमारे, और नीचे है मालदीव। ओके बेटा, ये है हमारा लक्षद्वीप और ये है मालदीव्स। ओके, अब आ जाइए जी, ये हमने श्रीलंका भी डिस्कस कर लिया, ये हमारा तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के साथ ही ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के तमिल पीपल। ओके, इधर से इधर ये मालदीव हमने, और ये श्रीलंका हमने डिस्कस किया, और नॉर्थ में है नेपाल। ओके, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए जी, मालदीव का हम लोग कर रहे हैं। 2012 में क्या हुआ, फिर से डेमोन्स्ट्रेशन होनी शुरू हो गई। जो नशीद कैपिटल बने थे उन प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन हो गया, ऑपोजिशन पार्टी ने करनी शुरू कर दी है, और ज्वाइन कर लिया पुलिस ने भी और मिलिट्री ने भी, ठीक है। नशीद जो थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, बट क्या है कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो मिलिट्री और पुलिस भी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर नशीद के अगेंस्ट। अब फरवरी 7 फरवरी 2012 में नशीद ने पावर जो थी वो हैंडेड ओवर पावर टू वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, और इलेक्शन 2013 अब्दुल्ला, ठीक है, यमीन ये इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्टेड हो गए अब्दुल्ला, ये 30 ईयर तक रहे हैं अब्दुल गयूम ममून। ओके, अब आ जाइए जी, नेक्स्ट आ गया हमारे यमीन जो थे उनकी गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी, अथॉरिटेटिव, यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं, अथॉरिटेटिव के रूप में और ऑटोक्रेटिक मैनर से काम कर रही थी, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी और अपना रूप दबदबा लेकर ये काम कर रही थी। और मेजर पॉलिटिकल राइवल जो थे अब पैदा हो गए यमीन के। अब
उन्होंने क्या किया, जब राइवल उठने बात करने शुरू कर दिए तो यमीन ने उनको जेल में डाल दिया। और इनमें दो जो थे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट और उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट और बहुत से अपोजिशन लीडर, सबको जेल में डाल दिया। अब इलेक्शन हुए सितंबर 2018 को। देखिए जी, यमीन जो है वो इलेक्ट हुए 2013 और अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेटिव रूल चलाया है। अपनी मर्जी, मनमानी, रोब दबदबे वाला और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट उन्होंने सब अपोजिशन पार्टी को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को, अपने वाइस प्रेसिडेंट को, सब में जेल में डाल दिया। अब इलेक्शन हुए सितंबर 2018 में, ठीक है। सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टी ने अपना इकट्ठा एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर दिया। वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोनिल सोनेह। ये जो थे इलेक्शन में कॉल्ड एज अ फाइनल रेफरेंडम फॉर द डेमोक्रेसी, ऑन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए रेफरेंडम, लोगों की राय, लोगों का कह लो एक निर्णायक डिसीजन वो। अब सोने जो थे वो इलेक्शन जीत के 58% उनको वोट पड़ी और वो प्रेसिडेंट बन गए मालदीव्स के। ओके, दिस वाज द political, administrative, you can say, history of three India's neighboring country we have discussed. Very first, we have discussed the Nepal. Afterwards, we discuss Sri Lanka, and the last country in today's video we have discussed the Maldives, which we have concluded now. I hope you understood each and everything very clearly, but still you have any problem, send me your problem in comment section. I will try to upload next video on your problem. That's all from your Aradhna ma'am. But before leaving, I want to remind you, please beta, like, share and subscribe to my channel. That's all from your Aradhna ma'am.